संभालना भी मसला है। सही बात है। तो जब तक इन रिश्तों के अंदर मोहब्बत नहीं आएगी, देखिए सबसे पहली बात, मियाँ बीवी को जितना बड़ा रुतबा, यानी कि मैं जब कुरान की ये आयत पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या खूबसूरत बात रिलेट कर दी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। कोई कोटेशन आपको नहीं मिलेगी इस तरह की, यानी कि लिबास आप और मेरी जीनत है ना। अगर कोई मेरे लिबास को हटा दे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो लिबास इतना अहम है, तो इसमें दरगुजर, इसमें मोहब्बत, एक दूसरे की चीज़ की रिस्पेक्ट। आप बीवी को जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट दें, वो चटनी के साथ भी गुजारा करेंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त जो है हमारे साथ मोहम्मद ईसा भाई भी हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर, साथ साथ अभी जो है शरीयत लॉ के जो कि कानून का है उसमें भी एडवाइज़री के अंदर भी अभी भी पता चला। साथ साथ जो है मैं यहाँ पर एक और अपने गेस्ट को शामिल करना चाहूँगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो अल्लाह दूर रखे कानून से, लेकिन फिर भी कानून का तकाजा भी है कि जब प्रॉब्लम आती है तो आपने जाना होता है अपने राइट्स के लिए, अब क्या राइट्स हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने शी इज़ द फर्स्ट लेडी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी जिन्होंने PhD लॉ में किया हुआ है, और डॉक्टर राना ख़ान हमारे साथ है। इनका अपना पूरा जो एक फोरम है इनका अपना, तो वहाँ पे हर किस्म के केसेस भी डील किए जाते हैं। तो आइए उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर राना? डॉक्टर प्लीज़, ये PhD वाली डॉक्टर हैं, दूसरी डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आप लोग की इजाज़त हो तो मैं कॉल ले लूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा, आप खैरियत से हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुश हूँ। सुभान अल्लाह। और एक तो आपकी तारीफ करनी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, माशाल्लाह। नहीं नहीं, शुक्रिया भाई। ये तो और बस हम तो चाहते हैं कि हमें कोई सिखाए। मैं तो खुद इस तभी मैंने कहा बैठे बैठे ये कितनी अच्छी बातें करते हैं, क्यों ना पूरा शुरू से कुरान शरीफ हमें बता दें, और हम उस दिन बैठ के पूरी, जैसे ना कि इनके घर तो नहीं जा सकते ना, ये कोई जगह नहीं है, पूरा पाकिस्तान हर जगह दुनिया में जा रहे हैं, हम बैठ के क्लास तो ले सकते हैं घर बैठे। कितना अच्छा आइडिया है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। जी ईसा भाई, आप कीजिए। साइमा, बस मैं भी असल में मैं जिस तरह ये बात करते हैं और जिस तरह समझाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है तरीका। और वाकई आपकी बात ठीक है कि बात जो है वो इंसान को समझ आ जाती है। हाँ। और अमल करने को दिल करता है। वाकई ये बात है, ये शुक्र। बस मैं एक तो मैंने आपको पहले फ़ोन किया था, सॉरी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड तो नहीं है। जी जी। लेकिन मैंने आपसे एक रेमेडी पूछी थी, काइंडली वो अपने आप अगले सेगमेंट में प्लीज़ रिपीट करा दें। रानी साहिबा की थी, उन्होंने कोई बताई थी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा वो मैं बता दूंगी। अगर कोई कुरान शरीफ में भी तो इनसे पूछ लेंगे, कोई पेट की खराबी के लिए, सेहत के लिए, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है? जी बिल्कुल जरूर। और जी एनीवेज थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। और आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये तो खैर चीज़ें हैं, अभी हम करते हैं ये डिस्कस। थोड़े कुछ सवाल थे वो अभी हम बात कर रहे थे, सब बताया दहेज पे। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बताइए कि लीगली क्या है, मतलब कि जहेज़ पे, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि शादी, अभी एक कॉलर ने कहा कि ऐसा भी होता है कि शादी भी हो जाती है और अगर दहेज ना दिया जाए तो ये डिमांड करते हैं बाद में घर वाले कि लेके आओ घर से, उस बिना पर डाइवोर्स भी देते। तो यहाँ कोई ऐसा कानून है कि जब डाइवोर्स भी हो रही होती या जहेज़ के ऊपर कोई अगर डिमांड कर रहा है, फ़र्ज़ करें घर वाले, मैं उनमें से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि आपने जहेज़ मांगा ना, ठीक है, अब ये आई डोंट नो सही है गलत है, तो ऐसा कोई लॉ है ताकि मैं कहूँ कि देखिए इस शख्स ने जहेज़ मांग रहा है, ये गलत है, कानून इसकी सज़ा है, कोई ऐसा कैसे डिमांड कर रहा है? मैं एक सवाल कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है whether it's right or not। अगर आप सिर्फ ये पूछना चाह रही हैं कि जहेज़ जो है किस हद तक दिया जाए और कौन डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो बता दिया, बताया ठीक है, सही है। लेकिन जहेज़ डिमांड करना शौहर का टोटली इलीगल है, ठीक है। और ये और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जहेज़ तो चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले आता है निकाह। निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, सही। उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि जो सामने पार्टी है, जो दो पार्टीज़ हैं, लड़की और लड़का, उनकी आपस में क्या डिमांड है, क्या वो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस हैं जो मेंटेन कर सकेंगे आगे ज़िंदगी को चलने के लिए, जो आमतौर पे नहीं सोचा जाता, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सब कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आप पहले करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, ये निकाहनामा साइन करने से पहले तमाम चीज़ें अगर तय कर लें, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको कोई फर्दर आगे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन होता ये है कि जैसे रिश्ता आता है, वालिदैन कहते हैं अभी से हम ऐसी क्या बातें करें। अच्छा, आपने निकाहनामा, अब ये हम पहले बात कर चुके हैं ईसा भाई ये भी कि निकाहनामा बकायदा अक्सर अब लॉयर्स कहते हैं कि जो निकाहनामा, हम लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं निकाहनामा क्या है, लिया बस साइन कर दिया। लेकिन कहा जाता है उसमें भी बहुत सारे राइट्स हैं, निकाहनामा में भी, जहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। अब उसमें भी आप समझती हैं कि उन कभी आपके पास की भी केसेस आए हैं कि निकाहनामा में एक होता है ना कि बीवी की इजाज़त हो या कोई चीज़ें हैं कि बीवी को हक महर इतना देना चाहिए, नहीं अदा फरमाया खुला में, तो उसमें 18 to 22 में जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन है। मैंने कहा ना वो कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन है। उसमें बीवी के भी हकूक जो है, मैं सोचती हूँ जिसमें जो है ना वाइफ के हकूक ज़्यादा उसमें प्रोटेक्ट किए गए हैं मर्द के। उसके अंदर आपको मेंटेनेंस बताएगा कि माहाना मेंटेनेंस आप क्या देंगे। अगर मेंटेनेंस आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़की रूट कर चली जाए, लड़की अपने घर बिठा दी जाए, तो उसके दौरान आप मेंटेनेंस क्या देंगे वो तय करें आप उसका हक महर तय करें। लड़की को तलाक होना चाहिए, शरीयत होना चाहिए, सवाब है, शादी नहीं होगी। हाँ, उसको शादी नहीं होगी। एग्जैक्टली, नहीं। अब एक इस्लामिक हक महर कितना है? देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इस्लामी हक के महर, पहली बात ये कि ये सारा राइट लड़की के पास होता है। ठीक है। वो आपसे 1 लाख मांग ले या सोने का पहाड़ मांग ले, ठीक है, समझ नहीं, मांग सकती है, मांग सकती है, ये तो नहीं जायज़, ये उसको शरई हक है। ठीक है। लेकिन होना ये चाहिए कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को देखें, ताकि लड़के वाले के लिए भी बोझ ना बने कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे लिखा दे और नियत बना दे मैंने कौन सा देना है, तो ये एक और क्राइम हो जाएगा। तो एक दूसरे को, लेकिन हक के महर याद रखिएगा, चाहे वो 10 रुपये हो या 10 लाख हो, ये सिर्फ और सिर्फ हक है उस लड़की को जिसको मामू तय कर रहे होते हैं। हक लड़की का होता है, हाँ। बैठ के कोई और तय कर रहा होता है। तो लड़की और लड़के की रजामंदी उस पर होना ज़रूरी है, लेकिन हक के महर जहेज़ नहीं, लेकिन हक के महर लाजिम है और अफजल समझा गया है कि बीवी को दे दिया जाए उसी वक्त। लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है ना कि 400 रुपये क्या है। नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। डॉक्टर साहब ने जो कहा, मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ इस बात को। हक़ महर के लिए हम जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग करते हैं और जहाँ हमें जो है बताया जाता है लॉज में और डिस्कस हम करते हैं, हक़ महर जो है इस तमाम कंक्लूजन का ये मतलब निकलता है कि हक़ महर जो है वो तय जो किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड होता है। अच्छा, ठीक है, सही है। उसके स्टेटस, उसकी आमदनी, उसके स्टेटस जो है उसके मुताबिक हक़ महर जो है तय किया जाना चाहिए। अब बाज़-औक़ात आप देखेंगे कि एक घर में दोनों बहन भाइयों की शादी हो रही है। एक बहन की जब शादी हुई है तो उसके हस्बैंड तो बिजनेसमैन है, करोड़पति हैं, हाँ। लेकिन उसके भाई की जो शादी हो रही है, उसका भाई किसी जगह पे 15 ग्रेड का या 16 ग्रेड का अफसर है, 17 ग्रेड का। लड़की ने अपना महर 5 लाख रुपए रखवाया और उसकी भाई का जो महर था उस लड़की के लिए 25,000 रुपये था। लोगों ने कहा क्या डिफरेंस है, वहाँ पे एक लड़ाई शुरू हुई। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ जब हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ जब एक लड़ाई से शुरू हुई तो लोगों ने कहा भाई हक़ महर जो है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस ऑफ दी हस्बैंड होता है, चूँकि इनके हस्बैंड जो हैं इतना पे कर सकते हैं इसलिए ये देते हैं, और ये जो साहब हैं इस ग्रेड के हैं और इतने पेमेंट नहीं दे सकते, ये इतना दे सकते हैं आसानी से, और क्या इसी वजह से जो है इनका 25,000 रुपये या 50,000 रुपये। तो हक़ महर तय करते हैं वालिदैन को ये देखना चाहिए कि स्टेटस क्या है। ये इंतहाई खाम ख्याली है, ये इंतहाई गलत है माँ बाप का कि ख़ासतौर पर लड़की वाले कहते हैं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं हक़ महर की। भाई आपकी ज़रूरत के तहत तो नहीं है, वो तो लड़की का हक़ है जो उसे देना चाहिए। और हक़ महर के लिए इतनी अहम जो है शरई बात है, कहते हैं, और हमने किया ये कि हक़ महर अगर किसी मर्द ने अपनी ज़िंदगी में औरत का जो तय किया था वो नहीं दिया, अगर वो मर गया तो जायदाद का बंटवारा होने के बाद पहले उस खातून का हक़ महर दिया जाएगा, बाद में फर्दर जो है शेयर मिलेंगे। अच्छा। ये जो है अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू लॉ है हमारे यहाँ। एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक बेटी का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर कोई किसी को डाइवोर्स देता है, ठीक है, उस पर हक़ महर नहीं है, लेकिन उस लड़की को चाहिए, तो उसके लिए लॉ फाइट करता है। अगर लड़की आए
कंप्लेन करे कि मेरा जी इतना जी हक बिल्कुल, लड़कियां आती हैं फॉर मेंटेनेंस एंड दी कॉलिंग दी ये जो है आपका डावर अमाउंट। मेंटेनेंस कब तक रहता है? डाइवोर्स के बाद जैसे कि 3 महीने तक मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेनेंस की कई कंडीशंस हैं फिर। अच्छा, वो तो खैर लॉ में नहीं, हाँ, तो मेंटेनेंस की मैं आपको मुख्तसर बता दूं, टिप प्रोग्राम आपको बहुत हाँ, छोटा सा है। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू इन वेरी लेंथ, आई एम नॉट गोइंग टू इन वेरी लेंथ। मैं इसमें हक महर इसमें जो है मेंटेनेंस का ये है कि अगर निकाह मेंटेन्ड है और लड़की चली गई है अपने वालिदैन के, या उसको भेज दिया गया है, लड़की चली जाए अपनी मर्जी से, हस्बैंड की मर्जी के खिलाफ जाए, तो हक महर वो जो है मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। इट्स क्लियर टू। अगर लड़की हस्बैंड के मर्जी के बगैर अपने घर चली गई है, क्या प्रूफ है कि वो लड़का आगे कोर्ट में कहता है कि जी मेरी मर्जी सुनी कि मैं तो अभी भी चाहता हूँ आ जाए, ये नहीं आती, मैं तो हक में क्या, मैं तो पूरा का पूरा सब कुछ देने को तैयार हूँ, मेंटेनेंस वगैरह। वो फिर लड़की वहाँ कहती जी मैं नहीं जाना चाहती, तो वो जो हक में जो मांग रही होती मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस जो है फिर उसका जो है ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि मेंटेनेंस उस वक्त होता है जब अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से आप अपने वालिदैन के घर कहीं जाए, फिर वहाँ रह रही हूँ तो वो लाए, लेकिन आप उसकी मर्ज़ी से, चूँकि आप हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर रही होती ना उस वक्त। लेकिन अगर डाइवोर्स फाइल हो गई है, खुला भी अगर फाइल है तो एक चीज़ सामने है ना। हाँ, जो खुला फाइल है, खुला के अंदर एक बाकायदा एक क्लू होता है उसके अंदर कि इन ल्यू ऑफ खुला लूंगी तो मैं अपना हक महर जो है छोड़ दूंगी। हाँ, ये तो सुना है, हक जो खुला लेता है उसको हक महर माफ करना। हाँ, मेंटेनेंस भी क्या कहना चाहिए, वो नहीं ले सकती चूंकि उसने खुला ले, लेकिन अगर डाइवोर्स उसको हो गई है, अच्छा, हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिए, तो 4 महीने का इद्दत पीरियड के लिए अपना मेंटेनेंस लेगी। इस्लाम तो आपको देखें, जो इस्लामी तौर तरीके हैं वो बड़े ही इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि अगर हम उस पर गौर करें, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वैसे वाकई अगर डिवोर्स है, हाँ, मतलब एक है ना, आप दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तलाक आप देते हो तो हक़ महर नहीं, सिर्फ शादी के दौरान जो तोहफे ताइफ दिए गए हैं वो भी उसे दे दो। बिल्कुल सही कहा। यानी कि आप ये नहीं कि तलाक देने के बाद आप जो है वो किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की आंख टूटी हुई है और जो घर से लाई थी वो भी रोक दिया, ये नहीं। लड़के ने दौराने मैरिज, शादी के दरमियान बीवी को कभी गिफ्ट ला के दिया, कभी तो भी वापस कर दो, वो भी लड़की को ले जाने दो, ले जाने दो, मतलब ले जाने दो। लेकिन हमारे माशरे में उल्टा होता है ना, कि वो जो बेचारी अपने आप ही कुछ लेके आई हुई होती है, वो बोलते हैं तुम्हारा घर में कुछ नहीं। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब अल्लाह का डर निकल जाए ना तो ये मामलात होते हैं। अगर आपको एक दिन मरना है तो अभी से डिसाइड कर लो कि अल्लाह के जाना है, इस अदालतों से भी बच जाओगे, सही, इस अदालतों से भी बच जाओगे, लेकिन उस अदालत से नहीं बच पाओगे। तो इसलिए अपने फैसलों, अपने तौर तरीके, आपको मैं कहता हूँ ज़मीन पर कोई भी जस्टिस इस तरह नहीं दे सकता जिस तरह ने अल्लाह ने औरत और मर्द के तरीक़ेकार को लिखा। जैसे हमारी बहन ने कहा निकाह में 12 कंडीशंस हैं, उसमें 8 के ऊपर तो पेंसिल फेर दी जाती है। बिल्कुल, ठीक है, और बकायदा उस पे हो जाता, पढ़े लिखे लोग नहीं तो वजह वो कहते हैं बस चुकूनी है, नहीं तो उसको इस वक्त औरतें वो कहती हैं छोड़ो यार इसमें क्या रखा है। नहीं पता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो वालिदैन को प्लीज़ मैं इस प्रोग्राम के जरिए भी आप सबसे कहना चाहूँगी, ये कंसेप्ट क्लियर करें कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो बच्ची आपका पहले मरतबा ज़िंदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है, उसको प्रॉपरली पढ़ें और पहले से पढ़ें, उसे डिस्कस करें, और दोनों पार्टीज निकाह से पहले दोनों पार्टीज को बुला के उन तमाम जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है उन पे डिस्कस करके उनको तय किया जाए। ये कोई बदशगुनी है ना कोई गलत है, ये बहुत रिसर्च के बाद ये जो है निकाहनामा जो है अभी जो है हमने इंट्रोड्यूस कराया है, लेजिस्लेशन हमारी जो हुई है उस निकाहनामे के ऊपर, ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि कम से कम जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो, कम से कम फैमिली कोर्ट्स में लोग जाएं। क्योंकि पहले जब मैंने किया था ये शो तब था कि ख़ास तौर से लॉयर्स ने कहा कि ये मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल निकाहनामा सब पढ़ें, उसको उसकी इम्पोर्टेंस देखें ये। लेकिन जाहिर सी बात है, आई एम श्योर अभी पढ़े लिखे भी लोग हैं, जहाँ कुछ चीज़ें हैं ना ज़्यादा डिमांड्स, वहाँ पे ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन लोगों में आ रहा है शऊर, लोगों में मीडिया ने अवेयरनेस दी है लोगों में। और देखें दूसरी बात ये ना कि 2 ख़ानदान हैं, जो आप एक दूसरे को छोड़ सकते हो अखलाकन, अच्छी बात है, लेकिन जो बेटी का हक होता है और वो उस पर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, देखें ना, जब आपने बेटी ही दे दी, हम कहते हैं ना जब जी जो सबसे बड़ा सरमाया बेटी है वो ही दे दी तो अब हिसाब किताब क्या। सही बात लेकिन है। कल का आपको पता नहीं है, सही, परसों का आपको पता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया जाता है साइन करना कि कल का और परसों का आपको पता हो, अगले पल का नहीं पता होता। तो आपको पता होना चाहिए कि खुदा ना अगर आपकी बच्ची के साथ होगा सिक्योरिटी तो होना औरत की। और बाज़ औक़ात आप जहेज़ की बात, अभी हमारा मेन प्रोग्राम आपका जहेज़ का है, जब आप जहेज़ दे रहे होते हैं उसके अंदर इतने ब्लेंडर मिस्टेक्स करते हैं, आप बोलते हैं यार ये तो बोलेंगे कि अभी से हम लिखवा रहे हैं, लिखत पढ़त कर रहे हैं, नहीं, ये बेनतहा ज़रूरी है। चूँकि ये मामला जब कोर्ट में आते हैं, जहेज़ में क्या लिखत, जहेज़ में बताती हूँ मैं आपको क्या लिखत पड़ती है। जहेज़ के तमाम आर्टिकल्स की जो है लिस्ट बनानी चाहिए
वालिदैन को। और जब जहेज़ हैंड ओवर करें जाके लड़के वाले के घर, तो वहाँ के जो 2 गवाह हैं, उनके जो खास बुजुर्ग हैं, उनके साइन लें। ये नहीं पता था जी, मैं बता रही हूँ आपको, उनके साइन लें कि जी हमारे सामने ये सारा सामान दिया गया। और लड़की वाले दोनों साइन कहेंगे जी हमारे सामने